वो 11 मुल्कों की फौज जिसके ताक़ुब में थी वो डॉन बनना चाहता था। शुएब की कहानी स्टार्ट कैसे होती है? बड़े भयानक वाक़यात हैं, रूह कांप उठती है शुएब खान के कारनामे सुन के। क्रिकेट गैम्बलिंग जो थी उसका पाकिस्तान में इंट्रोड्यूसर शुएब खान बन जाता है। इसने 4 कमांडो कोर्स किए थे, इसको दाऊद इब्राहिम 2 कहते थे। 40 साल की उम्र में जो कुछ देख लिया था उसे इतनी आसानी से कत्ल नहीं किया जा सका, ये 4 बार साबित हुआ। उसने रेंजर्स और पुलिस को अपने जाती गार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। बस इसकी बदकिस्मती का वो आखिरी दिन था। आई विटनेस अकाउंट है मेरा लाहौर में कि वो लाहौर से पकड़ा गया तो उसका हशर क्या हुआ, और उसको कराची तक पहुंचाने की दास्तान जो है वो इतनी मुश्किल और कठिन है कि आम शख्स ना यकीन करेगा इस पे। हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में हमने समझा कराची के जुआ किंग शुएब खान की जिंदगी को। शुएब खान का मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से क्या ताल्लुक था? कराची के शुएब खान को दाऊद इब्राहिम पार्ट 2 क्यों कहा गया? इस डॉन ने कैसे कराची में क्रिकेट बैटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया? चौधरी असलम ने कैसे ड्रामाई अंदाज में शुएब खान को गिरफ्तार किया? और जेल में शुएब खान की कैसे पूरे स्टार मौत हुई? ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। नईम साहब, 90 की दिहाई में जहाँ एक तरफ चौधरी असलम और राव अनवार जैसे पुलिस अफसरान हैं, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के डॉन शुएब खान की कहानी क्या है? देखिए, इससे पहले ना एक तो हमें अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने जिस कदर पजीराई दी है ना हमारे तमाम शोज़ को, लेकिन पर्टिकुलरली कराची इश्यूज़ जो थे उसका शुक्रिया अदा करना। दूसरा, याद दहानी के तौर पे उनको ये बात बताना है कि हमने इससे पहले जो है वो चौधरी असलम SSP थे, बड़े मारूफ, बड़ा अहम किरदार था उनका इस 90 की दहाई जिसका आपने तज़किरा किया है। फिर उसके बाद हमने किया उज़ैर बलोच, बड़ा अहम करैक्टर इस लियारी गैंग का। फिर उसके बाद हमने किया दाऊद इब्राहिम, ऐसी अंडरवर्ल्ड जो आलमगीर सतह की है। ये जो आज का प्रोग्राम है ना आपका शुएब खान का, ये उससे गुज़श्ता से पेवस्ता है। जो कुछ हमने उन 3 प्रोग्राम्स में बताया ये उस सिलसिले की चौथी कड़ी है। शुएब खान एक ऐसा पुरस्कार किरदार था जिसे समझने के लिए फिर हम उसे रिपीट करेंगे जो 90 की दहाई में कराची की अंडरवर्ल्ड थी, जो लियारी गैंग था। कराची से मुंबई और मुंबई से दुबई तक, यहाँ जो बदमाशी, गैंगस्टर्स की सियासत, उनकी कत्लो गारतगरी, बदअमनी, इन सारों की जितनी अमारात थी ना, जितनी इमारतें बनी, स्टोरीज़, मल्टीपल स्टोरीज़ है ना ये वहाँ की, ये जितनी इसमें इमारतें तामीर हुई उनकी बुनियाद में जुआ, भत्ता यानी भत्ताखोरी, कुमारबाजी, भत्ताखोरी, मंशात फरोशी, कब्ज़ा ग्रुप और सट्टेबाजी, बाद में जिसे क्रिकेट की बुक कहा गया, ये सारी की सारी जो इसका मिक्सचर था ना वो इनकी बुनियादों में शामिल था। शुएब खान एक ऐसा शख्स था जिसे शौक़ था बचपन से ही डॉन बनने का। डॉन एक है DON डॉन, ये वो बनना चाहता था। DAWN, वो सहर वाला नहीं जो सुबह सवेरे डॉन है, वो नहीं है। ये डॉन वो था DON वाला जिसके बारे में कहते हैं कि पूरी की पूरी कितने फोर्सेस जो हैं वो उसके पीछे ताक़ुब में है। 11 मुल्कों की फोर्स, ये मशहूर हुआ था ना डायलॉग। उस वक्त तो ये व्हाट्सएप नहीं था। वो 11 मुल्कों की फ़ौज जिसके ताक़ुब में थी वो डॉन बनना चाहता था। ये कैसे बना? इसका और इसके ख़ानदान का, ये अजीज़ाबाद के गिरदोनवा में जो बाग था, रोशन बाग, ये उसके रहायशी थे सारे ख़ानदान वाले। इन्होंने क्या किया, इसके सारे के सारे ख़ानदान वाले जिन कारोबार, जितनी किस्म के थे उनसे मुंसलिक थे, वो सारे कारोबार पुलिस की मावनत से, कनाइमत से होते हैं। ये भी मुखबर था पुलिस का? मुखबर था, लेकिन जिस कारोबार से वाबस्ता थे ये लोग, वो पुलिस की मर्ज़ी के बगैर, इश्तराक के बगैर नहीं होता। मतलब आप समझ लें कि जी बस में जेब तराशी हो गई, लाहौर में होता है ना, आप मेट्रो पे जा रहे हैं जेब तराशी हो गई, आप ट्रेन में बैठे हैं जेब तराशी हो गई, तो पुलिस को ये पता होता है कि जिस स्टॉप से चढ़ के जहाँ उतरा होगा बंदा, ये फ़लाँ शख्स ने जेब तराशी की। जुआ जो कहते किसी का ना हुआ, वो पुलिस का होता है। कैसे होता है कि जब जुए का अड्डा बैठता है ना तो बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, वो बाहर बिठाते हैं गाड़ियों में ड्राइवरों को भी, और बाज़ औक़ात गिमिक्स के तौर पे, दिखावे के तौर पे अंदर जुआ हो रहा है और बाहर लाइटें लगा दी, घर के बाहर किराए पे लेके कोठी लाइटें लगा दी और कहा जी अंदर ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म शरीफ क्या होता है? जुआ होता है अंदर। बाहर मोहल्लेदारों को दिखाते हैं कि जी वो लाइटें लगी हुई हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह।
ये वो काम करते थे जो पुलिस की मुखबरी के साथ होता था। मतलब ये शुएब खान जो है ये मोटरसाइकिलें किराए पे देता था और मोटरसाइकिलें एक साथ पे फ़रोख्त करता था, किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स पे मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त का काम करता था। इसके भाई जो है वो उस वक्त VCR होता था, किराए पे जाता था, किस्तों पे फ़रोख्त भी होता था। कैसेट्स लोग किराए पे 20-25 रुपये दिन पे लेते थे, बच्चे ले आते थे घरों में, ये काम करते थे। ये जो काम करते थे सारे अहले खाना, इसके 4 बहनें 6 भाई, 10 अफराद, ये 2 माँ बाप, 12 और 2 यानी फूफी हैं इसकी, 2 वालिद की बहनें और एक उनकी साली, यानी 13-14 अफराद का एक कुंबा था जो इस इलाके में रहता था। बाग का इलाका बड़ा मशहूर था। बाग के इलाके में ये इतना बड़ा ख़ानदान एक घर में रहता था और ये सारे के सारे किराए की एक साथ की चीज़ों का कारोबार करते थे, जो पुलिस की मर्ज़ी के बग़ैर, उसके इश्तराक के बग़ैर, मर्ज़ी भी और इश्तराक भी, दोनों चीज़ें ये वहाँ करते रहे। जब मुकामी पुलिस इंतज़ामिया इसके साथ मिल के इस काम में शरीक होती थी तो वो मोहल्ला बहुत गुंजान आबाद था, उस सारे मोहल्ले की मुखबरी भी लिया करते थे। और ये मुखबरी कौन करता था? ये 15-16 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान शुएब खान। शुएब खान वहाँ जिस जगह पे बैठता था वो मुख्तार की चाय, एक ढाबा था मुख्तार की चाय, वहाँ रत जगह होता था। लेट नाइट तक लोग बैठते थे, आते गप्पे मारते थे, बेंच पे पड़े होते थे, बाज़ औक़ात चटाइयाँ बिछा के और दरियाँ बिछा के, दरियाँ ज़्यादा बिछाते थे, चटाई और दरी पे बैठते थे लोग, चाय पीते थे, सिप लेते चाय का और साथ गप मारते थे। वो जो चाय खाना था वो बुनियादी तौर पे गप खाना था। तो वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो बुज़ुर्ग थे उस वक्त, वो कहते हैं ये नौजवान आता था और मिजाज का बड़ा तुर्श और तल्ख था, किसी वक्त अचानक भड़क जाता था और एक दूसरे को गाली देने शुरू कर देते थे, आपस में लड़ पड़ते थे और ये उनको डांट डपट करता था, मिजाजन गर्म था बचपन में। तो वो एक बुज़ुर्ग ने तो यहाँ तक कहा था कि यार ये लगता ये है कि आज इसका बच्चे के नौमरी में ये हाल है तो बड़ा हो गया ये क्या करेगा। मैंने ऐसे कोई जुमला नहीं कहा कि ये इमारत जो है ये सट्टेबाजी पे खड़ी थी। शुएब खान ने इब्तदा से ही जो मोटरसाइकिलों का किराए का काम, इक़सात का काम, उसके भाइयों का कैसेट्स का, VCR का, ये सारे काम थे ही वो जो बदमाशी के बलबूते पर और पुलिस के इश्तराक से चलते थे। तो देखिए, मोटरसाइकिल कोई शख्स किराए पे ले जाए और वापस ना करे, अगर मुझ जैसा आप जैसा शरीफ आदमी हो तो हम तो वापस नहीं ले सकते। तो कोई जिसका खौफ डर होगा, बदमाशी हो जिसकी, और इसकी सिर्फ बदमाशी नहीं थी, खौफ नहीं था, ये बाकायदा खौफ की अलामत था। खुद इसका नाम इससे मिलना जुलना, ये तो बदमाशी थी इब्तदा में ही, नौमरी में। लेकिन जब ये जराइम की दुनिया का बाकायदा मुसाफिर बना तो उस वक्त इसका नाम बिकता था, लोग इसके नाम से खौफ खाते, सिर्फ इससे खौफ नहीं खाते थे, इसके नाम से खौफ खाते थे। और कोई शख्स अगर इसकी आवाज़ में आवाज़ बदल के शुएब पठान कह के फ़ोन कर दे तो लोग बहुत बड़ी रकम जो है भत्ते के तौर पे देने को तैयार थे, इतना इसका उसका खौफ था। 88 से लेके और 2005 तक इसके इख्तिताम, अंजाम तो मैंने पहले भी आपको बताया, इस जैसे हर शख्स का अंजाम वही होता है जो होता रहा। शुएब की कहानी स्टार्ट कैसे होती है? देखिए, शुएब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कारोबारी था, कारोबार करता था बदमाशी के बलबूते पर, पुलिस के सहारे से ये काम करता रहा। जब ये काम करता रहा तो इसके जो रगों में खून दौड़ रहा था ना, वो जिस बाप का था, जिस ख़ानदान का था, उस सरबराह ख़ानदान का नाम था अख्तर अली ख़ान, इसका मरहूम वालिद। अख्तर अली ख़ान के बारे में एक पुलिस अफसर ने अपनी डायरी में लिखा है, फयाज़ खान बड़े मारूफ आदमी थे, वो पुलिस में 3 नाम, फयाज़ खान, रावनवार और चौधरी असलम, ये 3 नाम कराची पुलिस की तारीख़ से, उसके बाप से निकाल दें इनका हिस्सा तो कराची पुलिस की तारीख़ ख़त्म होती है। वो घूमती इनके गिर्द में, जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 पर्सन्स, बस ये है। इन तीनों ने जो कुछ देखा और लिखा, और तीनों को तफ्तीश, गिरफ्तारी, हिरासत, डीलिंग, हर तरह वास्ता पड़ा शुएब खान से। और शुएब खान ने 90 में, लोग कहते हैं ना कि ये पुलिस वाले मशहूर हुए, मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे बदल के है। वो क्या है? वो ये है कि शुएब खान की वजह से पुलिस वाले बने। रावनवार को शुएब खान की वजह से रावनवार कहते हैं। लोग कहते हैं कि शुएब खान एक सब स्टैंडर्ड रोल है,
राव अनवार कौर चौधरी असलम का। मैं कहता हूँ शुएब खान की बदौलत उन लोगों को शोहरत मिली। शुएब खान के वालिद अख्तर अली खान उस वक्त के नामवर कुमारबाज थे। जुआ जो है ना, जुआ, ये फयाज खान ने लिखा है अपनी डायरी में। फयाज खान एसएसपी साउथ कराची, वो ये कहते हैं कि मैंने उस दौर में भत्ता, सट्टेबाजी, कुमारबाजी, कब्ज़ा, मंशियात, ये 5 इसे कहते हैं सोशल क्राइम, 5 समाजी जराइम जो हैं, उनमें से कोई एक वाक़या ऐसा नहीं देखा जो किसी न किसी तरह बिल वास्ता तौर पे या बिला वास्ता तौर पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसकी कड़ी न मिलती हो अख्तर अली ख़ान से। मतलब अख्तर अली ख़ान के बारे में समझ लें कि इसको विरासत में, वदियत में, घुट्टी में शुएब खान को वो जुआ और सट्टे मिला। एक बात तो समझिए, ये वहाँ जब बैठता था तो इसको शौक़ था कि ये छोटे मोटे लोगों से गपशप न करे। जो वहाँ कोई उस चाय की बैठक पे मारूफ लोग आते थे मुख्तार के पास, मुख्तारा भी एक करैक्टर था, पूरा करैक्टर था। उसके बारे में लाहौर का, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। वो कहते थे जिसने मुख्तार की चाय नहीं पी उसने कुछ नहीं देखा। वो कुछ जो है ना, कुछ वो जुर्म को, क्राइम को कहते थे। उस दौर में लोग ये कहते थे कि जुर्म हो ही नहीं सकता अगर मुख्तार की चाय ना पी जाए। प्लानिंग वहाँ होती थी, प्लानिंग वहाँ होती थी। मुख्तार के यहाँ छोटे मोटे झगड़ों और डांट डपट से बड़ा लड़कपन गुजार के बड़ा होने वाला जो शुएब है, शुएब का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों से था, MQM के उन लोगों से था जो उस वक्त की बड़ी संदी जमातें थीं, उनके साथ भी रहा। जो उर्दू स्पीकिंग थे उनके साथ भी रहा, महाजिर जिसे कहते हैं, जो पख्तून स्टूडेंट से उनके साथ भी रहा। हर एक के साथ इसका ताल्लुक़ था। लेकिन इसका गहरा ताल्लुक़ सबसे खालिद शहनशाह के साथ था। खालिद शहनशाह कौन शख्स है? खालिद शहनशाह वो शख्स है जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, पाकिस्तान की नहीं, एशिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, उनके टॉप मोस्ट कह रहा हूँ, मुहाफ़िज़ गार्ड होने का एजाज़ हासिल था। खालिद शहनशाह की कुर्बानियाँ बतौर लीडर PSF, बतौर सीनियर कारकुन PPP और बतौर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर तरह उसका जो किरदार है वो मुस्तहकम है, मुस्तनद भी है। और उसकी बड़ी दोस्ती थी, इसके साथ बहुत ताल्लुक़ था। लेकिन खालिद शहनशाह के बारे में आप एक बात ज़हन में रखें, जब मोहतरमा सानिया कारसाज के वक्त आई है ना पाकिस्तान, ट्रक पर सवार थी, तो ये खालिद शहनशाह ही था जो उनको बाहिफाजत उज़ैर बलोच और ये ग्रुप जो था ना, PSF ग्रुप था, ये PSF ग्रुप ने इनको वहाँ आगे तक बिलावल हाउस तक रहमान डकैत के साथ ये लोग वहाँ गए। तो ये ग्रुप नौजवानों का था। अच्छा, बाद में इस पर ये इल्ज़ाम लगा कि जब मुर्तज़ा भुट्टो ने जो तंजीम अल-जुल्फ़कार बनाई थी ना, आप ये समझें पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग था उस दौर में। उस अस्करी विंग से भी इसका ताल्लुक़ बराह रास्त या बिल वास्ता था। इसका ताल्लुक़ MQM की जो अस्करी विंग था, मुसल्ला जो वारदातें वाक़यात करते थे, उनके साथ था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इनसे लाताल्लुक़ी का इजहार किया। और ये जो MQM के फैसल सब्ज़वारी तर्जुमान थे, सूबाई वज़ीर थे उस वक्त वहाँ, उन्होंने बाद में वफाकी वज़ीर बने, उन्होंने भी इनकार किया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, और हमने तो इनके खिलाफ ऑपरेशन कराया। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन भी इसके ख़िलाफ़ हुआ। ये जो अस्करी गैंग था, लियारी गैंग जिसे कहते थे, और या जिसे इसको शुएब खान ग्रुप कहते थे, जौहरियों का, भोला वगैरह का ग्रुप जो था, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन पीपल्स पार्टी ने भी किया। उन्होंने 2 ऑपरेशन हुए। MQM के गवर्नर साहब ने ऑपरेशन किया इनको, इशरतुल बाद ने। अब आप ये समझें, खालिद शहनशाह और इसके ख़िलाफ़ पुलिस में दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुके थे जब इसकी उम्र 25 साल से कम थी। 25 साल से कम कराची के 6 बड़े थाने जो बहुत गुंजान आबाद इलाकों में मुश्तमिल हैं, उन थानों में इसके ख़िलाफ़ मंशियात के मुकदमे भी थे, स्मगलिंग के या पीने के, मंशियात नोशी के थे, फरोशी के थे, फिर भत्ते लेने के थे, आम थे, फिर उसके अलावा कुमारबाजी के तो बहुत थे, कुमारबाजी करते थे। इस कुमारबाजी में मुकदमात में ये पेशी के लिए गया कराची की कचहरी में। वहाँ कचहरी जाता है खालिद शहनशाह के साथ, वहाँ बैठता है। खालिद शहनशाह बेसिकली इसे अपने गवाह के तौर पे लेके जाता है। उस वक्त ये इतने नामजद मुकदमात में नहीं था,
ये खालिद को यकीन दहानी कराने के लिए कि मैं तेरा वाकई दोस्त हूँ, इसने 3-4 एक्ट किए हैं खालिद शहनशाह को एतमाद में लेने के लिए। उनमें से पहले, वो बताता हूँ आपको मैं, उनमें से पहला एक्ट यही था कि ये अदालत गया, और अदालत जाके इसने वहाँ उसके वकील के पास गया कि सुबह अदालत में पेश होना है और फिर ये करेंगे। ये वकील के दफ्तर में जाता है, अभी कचहरी में पेशी इसकी बाकी है। ये वकील के दफ्तर में जाके बैठते हैं तो वहाँ एक शख्स आता है, इकबाल न्याजी, पख्तून था, पठान था, मियाँ वाली का। इकबाल न्याजी से तू तकरार होती है खालिद शहनशाह की, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इकबाल न्याजी को जानता है। उसकी होती है इसी मुकदमे के सिलसिले में, वो शायद दूसरी फरीक को सपोर्ट करता होगा, खालिद शहनशाह के मुखालिफ को। जब ये वाक़या होता है और ये तू तकरार करता है, इस दौरान बात बढ़ती है, वो खालिद का गिरेबान पकड़ लेता है इकबाल न्याजी, और गिरेबान पकड़ के झंझोड़ता है उसको, और झंझोड़ता थप्पड़ मारने लगता है। ये उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के था ये ताकतवर जानदार था, ताकत पहलवान था, ये उसका हाथ भी पकड़ता है और धक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिराता है तो खालिद शहनशाह इसको मना करता है कि यार नहीं, लड़ना नहीं है, वकील साहब का दफ्तर है, वकील साहब भी वापस आ रहे हैं कचहरी से। ये उसको इस दौरान पिस्टल निकालता है अपना। अब ये पहली बार शो होता है कि मुसल्ला हालत में गया था, ये अपना पिस्टल निकालता है, नीचे उसे गिरे हुए पहले ठुड्डे मारता है, ठोकरे मारता है, मुके मारता है, घूंसे थप्पड़ मारने के बाद उसे लटा के अच्छा जलीलो ख्वार करता है, बेइज्जत करता है और उसको फायर मार के कत्ल कर देता है। और इसका पहला कत्ल होता है 1988 में। ये 88 में पहला कत्ल हुआ। इसने इकबाल न्याजी को मारा, और इकबाल न्याजी को मारने के बाद इसने बड़कें लगाईं, ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखा कि मैंने क्या किया, अपने दोस्त खालिद शहनशाह की इंसल्ट का बदला लिया। ये खालिद को मारना चाहता था इससे पहले कि खालिद को मारता, या उसे धींगा मुश्ती, अभी तो धींगा मुश्ती थी ना, उन्होंने इसको कत्ल किया। और ये मशहूर हो गया कि वहाँ शुएब पठान जो है वो मुख्तार चाय वाले के डांट डपट और चीखों पुकार के बाद शोर शराबा करता था ना वहाँ तो बैठ के, महज कत्ल तक नौबत आती है और पहला कत्ल कर देता है इकबाल न्याजी को, अपनी दुश्मनी में, अपनी मुखालफत में नहीं, अपने खालिद शहनशाह दोस्त का। इसके 2 किरदार हैं। एक इसका किरदार है जेल जाने से पहले, वो ये दोस्त नवाज है। जेल जाने से पहले ये दोस्त नवाज है। लोग इसकी दोस्ती पे फ़ख्र करते हैं और ये कहते हैं कि खालिद शहनशाह की हजीमत का, तौहीन का बदला इसने लिया अपने दोस्त की। जेल से जब ये वापस रिहा हो गया तो दूसरी बार, तब इसको लोग यार मार कहते हैं कि जिससे दोस्ती लगाता है उसको कत्ल करता है। इसके दोनों पहलू जो है ना बड़े अजीब से हैं, इसीलिए पुरस्कार शख्सियत है। आप देखें कि भारत ने, इंडिया ने, हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया ने दाऊद इब्राहिम को भारतीय छल्लावा कहा था, और ये दाऊद इब्राहिम 2 जो है शुएब खान, ये पाकिस्तानी छल्लावा है। और जब ये आप कहानी सुनेंगे मैं बताऊंगा आपको सारी डिटेल, आई विटनेस अकाउंट है मेरा लाहौर में, कि वो लाहौर से पकड़ा गया तो उसका हशर क्या हुआ और कैसे कितना मुश्किल मरहला था इसको पकड़ना। पुलिस इस छलावा कहते रही, वो कहती यार अभी तो यहाँ था 1 घंटा पहले। दूसरे अफसर ने कहा नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे क्लिफ्टन में देखा है। वो कहता नहीं ये तो नाज़माबाद में फिर रहा था। ये ऐसा छलावा था जिसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता वो कहाँ होता था। ये उस केस में क्रेडिट लेता है कि मैंने खालिद शहनशाह की तौहीन का, बेइज्जती का बदला लिया इकबाल न्याजी को कत्ल करके। इकबाल न्याजी कत्ल हो जाता है, ये एक मुलजिम के तौर पे सामने आता है, मुकदमात को भुगतता है। ये जो खालिद शहनशाह था ना, इसके लिए कोई चीज़ नहीं थी थाना कचहरी, इसकी घुट्टी में रच बस गया था। सुबह को अदालत, शाम को थाने, अगले दिन फिर कचहरी, फिर सेशन कोर्ट में। ये इसकी रूटीन थी खालिद शहनशाह की। जब ये उससे खालिद शहनशाह के साथ जुड़ गया तो फिर इसकी भी रूटीन बन गई। एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ शुएब खान जो है वो न सिर्फ थाने कचहरी को समझता नहीं था, कराची शहर में तैनात होने वाले मोस्टली बड़े अफसर इसकी रिकमेंडेशन, जिस तरह उज़ैर बलोच था, इस तरह इसकी रिकमेंडेशन पर या इससे पैसा, वहाँ तैनाती कराची में 90s में तैनातियाँ बहुत रिश्वत लेके होती थी। IG कमाल शाह थे, बहुत अच्छे अफसर थे, लेकिन उन्होंने भी तस्लीम किया कि मुझसे मेरे DIG जो है ना वो पोस्टिंग करवाते हैं, मुझे पता होता है कि इन्होंने रिश्वत लेके। अब रिश्वत के पैसे कौन देता था? शुएब खान। इसी तरह इसके अपने इलाके में 3 थाने थे। उन थाने जहाँ ये मुख्तार चाय वाला है उसके गिरदोरान 3 थाने लगते हैं अजीज़ाबाद के, उन तीनों थानों में भी तमाम पोस्टिंग्स इसकी मर्ज़ी की होती थी। एक दूसरा, बेशतर पुलिस वाले ऐसे थे जो इसकी मर्ज़ी से तैनात होते थे
और दिन की रोशनी में वो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते थे। किस तरह के? इक़दाम कत्ल के 324, जेब तराशी के 379, भत्ताखोरी के, सट्टेबाजी के छोटे मुकदमा दर्ज करते थे दिन की रोशनी में। और रात की तारीकी में क्या करते थे? वो इसी के डेरे पे आके बैठते थे, इसी के कहने पे महफिलें सजाते थे। और वो रंगीन महफिल जो हैं उनमें हर चीज़ जायज़ थी, क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मुजरे होते थे अंदर। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं, अच्छा इसका टीवी उस वक्त पीटीवी था ज़्यादा, टेलीविज़न की और थिएटर की अदाकाराओं से बड़े गहरे मरासिम थे। शोबिज़ के बहुत से लोग इसको भत्ता देते भी थे, इससे महफिलों पे ख़र्च भी करवाते थे। और वही फ़नकार हैं जो मुजरा करती थी, वो इसकी या इसके मुलाजिम के, इसके मैनेजर होते थे। इसके 4 मैनेजर थे कराची में, उनके टेलीफोन पे वो मुजरा करने आती थी और ये कहते थे वो उसके मैनेजर्स कि खान साहब ने तलब किया है। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं पुलिस अफसरान की तफ्तीश में। इसका इतना पुलिस में असर व रसूख था कि दिन की रोशनी में इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज करते थे, वो रात की तारीकी में इसकी महफिल में इसके हमनवा होते थे। एक तो ये पहलू ज़हन में रखें। दूसरा अहम पहलू जो सबसे अहम है, इसके कारोबारी शख्सियात से बड़े ताल्लुकात थे। वो कैसे बने? वो मुख्तलिफ तरीक़े पे बने। आप ये देखें कि इसको डॉन बनने का शौक़ था, और उस वक्त मुंबई का डॉन और फिर डॉन पूरी दुनिया का कौन था? दाऊद इब्राहिम। तो ये दाऊद इब्राहिम तक रसाई हासिल कर लेता है इस शौक़ में कि जी मैं, अब दाऊद इब्राहिम के अलावा बहुत से ऐसे करैक्टर हैं जो कराची के गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड के चैम्पियन कहे जाते हैं, उन सब तक ये पहुंच गया। ये बाद में बात है कि सब ने इससे अलहदगी इख्तियार की और ये उनके जान के दर पे हो गया। 3-4 इसने मरवा भी दिए या मार भी दिए खुद। दाऊद इब्राहिम से भी इसी तरीक़े पे इसकी मुखालफतें हुई। लेकिन बट साहब एक बात है बड़ी अहम, कराची पुलिस की तारीख़ जिस तरह राव अनवार और चौधरी असलम से भरपूर है, इसी तरह लियारी गैंग, कराची अंडरवर्ल्ड, इवन मुंबई अंडरवर्ल्ड और दुबई इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसे इंटरनेशनल माफिया कहते हैं, वो बैनुल अक़वामी माफिया, उसकी तारीख़ अधूरी है अगर शुएब खान का रोल निकाल दिया जाए। ये जेल भी जाता है जहाँ इसकी मुलाकात असलम नाथा से होती है। असलम नाथा, अभी मैंने आपको बताया कि बड़े नामवर करैक्टर थे। जो लोग नामवर करैक्टर कराची की तारीख़ में गुजरे, उनमें एक असलम नाथा था जिसके बारे में ये लिखा फैयाज़ खान ने, इस चौधरी असलम ने, और तीसरा करैक्टर राव अनवार। उन्होंने उसको गिरफ़्तार करके 40 बार जेल भेजा, मंशियात की स्मगलिंग में, कुमारबाजी में, सट्टेबाजी, कुमारबाजी, भत्ताखोरी, इसका उसे किंग कहा जाता था। वो जुआ करवाता था, जो वो जुआ करवाता था, वो सारे के सारे जुए पुलिस के कनाइमस के साथ होते थे। और उनमें नाथा जो था वो कभी किसी पे एतबार नहीं करता था। वो जो कहते ये हैं उसके बारे में कि नाथा वाज द सोल फ्लाइट। कैसी सोलो फ्लाइट थी वो? ऐसी फ़्लाइट थी कि वो अपने कुमारबाजी के अड्डों पे अपने जो बाएतमाद लोग थे उनको भी टाइम बता के नहीं भेजता था। अगर 10 बजे का वक्त दिया तो भेजा 3 बजे, सुबह 11 बजे का कहा तो रात को 12 बजे भेज दिया। वो इतना मोहताज शख्स था। वो जेल जाता है। अच्छा, उसको गिरफ़्तार भी डीएसपी के तौर पे ये करता है राव अनवार, डीएसपी के तौर पे, बतौर डीएसपी राव अनवार ने उसको पकड़ लिया। वो जेल चला जाता है। जब वो जेल जाता है उसका झगड़ा होता है वहाँ जेल के अंदर। जेल के अंदर मुख्तलिफ कैदी हवालाती हैं, कोई हवालाती कैदी, उनसे झगड़ा होता है और लकीली और अनलकीली उसी दौरान गिरफ़्तार होता है कुमारबाजी के मुकदमे में शुएब खान। वो भी उसी बैरक में होता है। वो देखता है कि उस पर हमलावर हो गए नाथा पे। वो नाथा पे उस पर हमला देखता है। अब नाथा से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ उसको ये पता है कि ये मेरा जुर्म मेट है कि मैं भी कुमारबाजी में गया, ये भी कुमारबाजी में आया। तो ये कुमारबाजी के चक्कर में उसको सपोर्ट देता है और उन हवालातियों से, कैदियों से कहता है कि ख़बरदार तुमने कुछ कहा इसको। उनको डांट डपट करता है, पकड़ के उनको मारता भी है। नाथा तो ऑलरेडी तलाश में था किसी बाएतमाद शख्स के कि कोई ज़रूरतमंद भी हो और मोतबर भी हो। उसे इसमें टैलेंट, अब टैलेंट विद इन ब्रैकेट्स कॉमा कर लें आप,
कि उसका टैलेंट भाप जाता है कि मेरे लिए ये बहुत मुफीद शख्स है, वो इससे दोस्ती गांठ लेता है। अब जब दोस्ती गांठते हैं, दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, तो दोनों का कदर मुश्तरक क्या है? कुमारबाजी। वो भी जुआ करता है, भी जुआ करता है। इसकी रिहाई पहले आ जाती है शोएब खान की। शोएब खान रिहा होता है, वो इसको मुबारकबाद देता है, और अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है वो शोएब खान की रिहाई पे एक तकरीब मुनक्किद करता है, अनऑफिशियल एक फंक्शन होता है। शोएब खान को प्रेज़ किया जाता है, उसको हार पहनाए जाते हैं, और शोएब खान को इनाम के तौर पे उस वक्त 5,000 रुपये देता है। रिहाई के एवज़ एक तो 5,000 का इनाम, दूसरा वो असलम नाथा इसे अपने क़ुर्बत का एहसास दिलाने के लिए, करीब मज़ीद लाने के लिए, जो जुआ चल रहा था उस वक्त, बहुत बड़ा जुआ था अर्शी सिनेमा का। अर्शी सिनेमा का जुआ जो है, उसका पूरे का पूरा अड्डा जुए का अड्डा अर्शी सिनेमा के अंदर जो चल रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, वो इसके हवाले कर देता है। शोएब खान ये इज़्न लेके कि तू अड्डा मैनेजर है, मालिक है अड्डे का, ये वहाँ जाता है और अड्डे पे नोट निछावर होते हैं इस पे, वहाँ इसका वेलकम किया जाता है जुए के अड्डे पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस की सरपरस्ती, इंतज़ामिया की सरपरस्ती किस हद तक होगी कि वहाँ जश्न होता है जेल के अंदर इसकी रिहाई का, और जुए के अड्डे का चार्ज लेने का भी इस्तकबाली जो है ना, वो एक इस पे ऐसा फूल और वो पत्तियाँ और नोट निछावर किए गए, पैसा फेंका जाता है। तो इस तरीके पे इस्तकबाल होता है। लेकिन ये बाहर आके ये कहता है कि मुझे 5,000 रुपये इनाम भी मिला, मेरा वहाँ से जो अलविदा किया वो भी बड़े तुझको एहतशाम से किया, और मेरा यहाँ इस्तकबाल भी करवाया। तो ये कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ इसका रिवार्ड, इसका इनाम कोई मुतबादल देना चाहिए इसके जवाब में। असलम नाथा को जवाब देता है कि असलम नाथा के ज़ाहिर असलम नाथा के जहाँ हमायती थे, जवारी था, वो पुलिस वाले भी मुखालिफ थे और बहुत से दूसरे तबके भी मुखालिफ थे। तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करता है और ये ऐलान करता है शोएब खान कि असलम नाथा का दुश्मन मेरा दुश्मन। बस ये नारा था जिसने असलम नाथे को ये यकीन दहानी करा दी कि उसे जिस मोतबर साथी की तलाश थी वो उसे मिल गया। ये एक साथी बन जाते हैं दोनों, दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हम मनसब जो होते हैं, हम मशरब जो होते हैं, वो हम मशरब भी था, मनसब भी था, वो दोनों इकट्ठे होते हैं और दोनों मिलकर ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये मुजरिमाना ज़िंदगी 3 चीज़ों पर मोहित थी। नंबर 1 कुमारबाजी और सट्टेबाजी एक चीज़ थी, कुमारबाजी और सट्टेबाजी, और दूसरी चीज़ थी स्मगलिंग, और तीसरी मंशियात। कब्ज़ा ग्रुप से भत्ताखोरी भी इसमें शामिल थी, क्योंकि जैसे कोइंसाइड है, ये सारा काम जो है ना मिलजुल कर करते हैं। और ये बाहर आके चुन चुन के मारता है असलम नाथा के उन मुखालफिन को जिनके बारे में जेल में क़याम के दौरान असलम नाथा ने यह कहा था कि मुझे ये भी तंग करता है, मुझे ये भी तंग करता है, मेरी इससे भी मुखालफत है, इसने भी मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उनमें पुलिस एहलकार भी शामिल होते हैं जो असलम नाथे को पकड़ के लाते थे या मुखबरी करते थे, या असलम नाथे के उस जुर्म में शरीक नहीं थे जिसमें बाकी पुलिस वाले शरीक थे। तो कुछ मुखालफतें वहाँ भी पैदा हुई थी, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करता है और आहिस्ता आहिस्ता ये उभरता रहता है। और एक ऐसा वक्त आता है कि ये असलम नाथा को जब इसके जहन में बैठता है कि यार कार्रवाई मैं करता हूँ, जेल में ज़्यादा वक्त इसने गुजारा, पैसा भी इसको ज़्यादा जा रहा है और थानेदारी चौधराहट भी इसकी है, तो चौधराहट का वो अंसर जो हर एक बदमाश के जहन में जाता है, इसके जहन में आता है कि असलम नाथा को इतना बड़ा शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाने का मैं रास्ता जीना क्यों बनूँ, मैं ख़ुद क्यों ना असलम नाथा बन जाऊँ। तो ये नाथा बनने के चक्कर में, डॉन बनने की ख्वाहिश, कराची का किंग बनने के लिए ये कोशिश ये करता है कि असलम नाथा की जगह पे लोग शोएब खान का नाम लें। तो सबसे पहले जो बीमारी, जुए की जो सुपरलेटिव डिग्री जो वहाँ निकली थी बम्बई में, उसको ये पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराता है। शोएब इज़ द फाउंडर ऑफ दैट जुआ। वो जुआ कैसा जुआ जो बुक की शक्ल में था, क्रिकेट जुआ। क्रिकेट पे जो कुमारबाजी थी, क्रिकेट गैम्बलिंग कहते थे उसको, वो क्रिकेट गैम्बलिंग जो थी उसका पाकिस्तान में बानी, तारुफ कुरंदा, इंट्रोड्यूसर शोएब खान बन जाता है। यानी वो ये कहता है कि असलम नाथा
लोकल लेवल का जुआ कराता है, तो मैं कौन सा जुआ कराऊं? इंटरनेशनल लेवल का। वो बम्बई से अपना नाता जोड़ता है और बम्बई से नाता जोड़ के बम्बई से वो सफ़र करता है दुबई तक का। दुबई में बम्बई का ही एक शख्स जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, उससे इसकी मुलाकात होती है। और वो मुलाकात की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह मुलाकात हुई और क्या हुआ। नाथा से दुश्मनी, नाथा का कत्ल, दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी, दाऊद इब्राहिम के साथियों का कत्ल, दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ नबरदाज़मा होना, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक चलाना, ये सारे के सारे शुएब खान की क्रिमिनल हिस्ट्री जो तकरीबन 90 से शुरू होकर 2005 तक जाती है। उसने दाऊद इब्राहिम से ज़्यादा शोहरत कमाई। शुएब खान की दाऊद इब्राहिम से कैसे मुलाकात होती है? ये आप समझें कि भारत में इसकी बड़ी मुलाकातें हुई, लेकिन दुबई में बड़ी मुलाकातें हुई। मुंबई से दुबई तक का जो सफ़र करता है, गोगा से दुबई में मिलता है, और दुबई में मिलने के बाद वो इसका राह हमवार करता है, मुखालफत भी करता है, वो नशेब व फराज चलता रहता है। गोगे के साथ, इब्राहिम भोला के साथ, ये कई करैक्टर ऐसे थे जो पहले इसके दोस्त बने, फिर बाद में इससे मुखालफत हुई और ने उसे कत्ल भी करवा दिया। कई ऐसे जो हैं, लेकिन जो मुश्तरका दोस्त था वो गोगा था, दाऊद का भी और इसका भी। दाऊद इब्राहिम के दोस्त गोगा का कत्ल क्यों करता है? देखिए, गोगा जो है ना, उससे इसकी मुखालफत कोई नहीं थी, कोई मुखालफत नहीं थी, लेकिन ये चाहता था अपना एतमाद बहाल करना दाऊद इब्राहिम पे, और उसको ये यकीन कराना कि उसके सब जो राइट लेफ़्ट हैं वो सब 2 नंबर हैं, और यही उसका बड़ा कार ख़ास है, और उसका मेन जो है ना हिमायती किस्म का मेन, वो ये मरकज़ी किरदार है। तो इसने ये कहा कि इसके इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना उनसे छुटकारा हासिल कर लूँ। इसने गोगे को टारगेट किया दुबई में, गोगे को मार दिया। जब गोगा मरा तो उसने गिला किया दाऊद इब्राहिम ने कि भाई तुमने मेरा साथी को कम कर दिया। उसने कहा जनाब, जिस तरह छोटा राजन आपका मुखालिफ है, इस तरह गोगा भी आपके मुखालिफ है, भोला भी आपके मुखालिफ। इसने नाम ले दिए 3-4। उसने कहा जनाब मैं नहीं मरवाया, इसने ऑन कर लिया। अच्छा, इसको क्रेडिट लेने का बड़ा शौक़ था, मैंने आपको बताया ना, पहले क्रेडिट लेता रहा सारा, इकबाल न्याजी वगैरह के। ये क्रेडिट लेने का शौकीन था, चौधराहट जो चाहता था। इसने कहा जी कि मैंने गोगा का काम तमाम किया, मुकरा नहीं, इनहराफ नहीं किया। इसलिए किया कि वो आपकी एब्सेंस में आपको बुरा भला कहता था। जिस तरह राजन छोटा आपके ख़िलाफ़ भारत को इत्तलात करता था, इस तरह पाकिस्तानी इदारों को, एजेंसियों को ये जो है गोगा, ये आपके मुखालफत में इत्तलात देता है। तो मैंने इसलिए इसका काम तमाम किया। दाऊद इब्राहिम मान तो गया वक्ती तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है, लगता ये है कि वो नीम दिली के तौर पे माना। उन्होंने कहा ये ना हो कि कल को खुदा न खास्ता कोई मसला हो, तो उसने इसको करीबी रखा अपने, और अपना काम भी दिया इसे, अपना काम लिया, इसको जितना इस्तेमाल किया, उसी की बिना पे इसको दाऊद इब्राहिम 2 कहते थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में दौलतमंद होना, हालात मामलात और तरह के अपनी जगह पे, लेकिन कराची के लोकल लेवल पे सट्टेबाजी, कुमारबाजी, भत्ते, ये नहीं था उसका काम। वो इससे ऊंचे लेवल का था दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा जी कि मुझे बम्बई में अरसा याद मेरे ख़िलाफ़ तंग है, वहाँ के इदारे भी और वहाँ के गैंगस्टर्स भी मेरे ख़िलाफ़ हैं और मेरी जान के दर पे हैं। उसे तलाश थी कराची में एक ऐसे शख्स की जो फुटिंग के एतबार से मुस्तहकम हो, वहाँ बदमाशी में भी आगे हो, नाम भी उसका हो, और आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले बिलखुसूस, उसकी रसाई भी हो। उसने इसको जल्दी कबूल कर लिया शुएब को अपने नंबर 2 के एतबार से। लेकिन शुएब की नज़र और निगाह जो है ना, वो नंबर 2 पे नहीं थी, वो नंबर 1 पे थी। वो चाहता था कि मुझे नंबर 1 तस्लीम किया जाए। तो उसने फिर दरमियान में ये भी ख्याल कर लिया कि यार, जिस तरह नाथा जो है वो नंबर 1 नहीं है, किंग नहीं है जराइम का, मंशियात का, भत्ताखोरी का, तो इस तरह दाऊद इब्राहिम भी जो वर्ल्ड माफिया है उसका किंग नहीं है, उसका किंग मुझे होना चाहिए। दाऊद इब्राहिम के कहने पर ये सुपारी भी देते हैं छोटा राजन की। छोटे राजन की सुपारी इस तरह की थी कि 2 करोड़ रुपए में तय हुआ कि इसको कत्ल कर दो। इब्राहिम भोला को देता है, इब्राहिम भोला को देता 1 करोड़ रुपये एडवांस। सुपारी का तरीका ये है कि वाकया कंप्लीट होने के बाद आपने बाकी रकम देनी, आधी पहले देनी। 1 करोड़ इसने अदा किया। भोले ने, इब्राहिम भोला, उसने पूरी कोशिश के साथ, तनदही के साथ, मेहनत के साथ एक वाकया क्रिएट किया और धोखे से राजन छोटा जो है उसको बुलाया
और उस पर हमला किया। उस हमले में राजन बच निकला, बड़ी होगी उसकी ज़िंदगी बड़ी थी, और उसका नंबर 2 दलित जो था हिंदू, वो कत्ल हो गया। ये कहता है शुएब कि भाई ये तो तूने पूरा काम ही नहीं किया, पैसे तूने लिए और बाकी रकम नहीं देता। उसमें झगड़ा भी होता है, दाऊद इब्राहिम का इसका सवारी लेने वालों को देने वालों का आपस में उजरती कातिल का झगड़ा भी होता। और वो झगड़ा इस तरह का था कि वो ये इसको न सिर्फ ये कि जो मज़ीद बकाया रकम थी वो देने से इनकार किया, बल्कि वो ये भी कहता है कि तूने हमारा काम नहीं किया। इसने कहा जनाब मैंने तो पूरा काम किया। बोलेगा बात तो ठीक थी कि मैंने तो उसे घेर के लाया भी, उसकी मुखबरी भी ली, और जब घेर के ला के हमारे शिकंजे में आया तो उस पर हमला भी किया। एक मर गया, एक बच गया, और उसको अल्लाह की तरफ से बचत। ये मामला चलता रहा, लेकिन शुएब की निगाह और नज़र जो थी इसी पे थी कि उसको किसी न किसी तरीक़े पे, आप किसी न किसी तरीक़े पे दाऊद इब्राहिम समझ लें कि उस तक पहुंचना चाहता था, वो आप समझ लें कि वो इंटरनेशनली फेम चाहता था कि मुझे लोग पाकिस्तान का दाऊद इब्राहिम नहीं डॉन समझे। दाऊद इब्राहिम को वो छोटा लेता था, वो कहता ये छोड़ें, ये तो जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, इसके बाद भी आगे तक पहुँचूँ। लेकिन एक जो मामला था ना असल, जब ये मतलब था कितना ख़तरनाक, अरबाब रहीम जैसा बहुत दबंग वज़ीर आला सिंध, उसने ये कहा कि मुझे इल्म है कि ये गैंग जो है लियारी का, अजीज़ाबाद का, ख़ास कर नाम लिया उसने इसका, शुएब पठान का, ये ऐसे ख़तरनाक लोग हैं जिनके आला पुलिस अफसरान, मेरी आला इंतज़ामिया जो है कराची की, उससे मरासिम हैं। और वो न सिर्फ मरासिम रखते हैं, इनकी महफ़िलों में जाते हैं, इसी प्रोटेक्शन भी करते हैं, इनके लिए मुखबरी का। देखें शुएब मुखबरी करता था लड़कपन में, बचपन में, पुलिस वालों के लिए, क्रिमिनल्स की, बत्ताखोरों की। और एक ऐसा वक्त आया जब शुएब को मुखबरी करते थे पुलिस वाले अदरवाइज़। ये समझ गए। एक और बात, जब अरबाब रहीम ने यहाँ ये कहा ना, तो वहाँ उस वक्त 2 बातें पनप रही थी। वो क्या? एक थी कि उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, दोनों अदवार कंसेक्टिव आए, उनमें जितने ऑपरेशन हुए वो एक मखसूस तंजीम MQM के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा जी ये इंतकामी कार्रवाई है, एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की कराची को उभरती हुई जमात है, महाजर मूवमेंट है, इसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद 2 अदवार ख़त्म हुए, तीसरा दौर जब नवाज शरीफ को उन्होंने टॉपल किया और ख़ुद आ गए, तो उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ उसमें ये कहा गया कि ये उस पार्टी की सपोर्ट में हो रहा है। ज़ाहिर है हालात को देख के पुलिस वाले भी बदल गए, हालात को देख के MQM के लोग भी जो है बदल गए। उन्होंने नवाज शरीफ के बजाय सहारा लेने शुरू कर दिया MQM की तरफ। और वो जो उस वक्त राव अनवार और ये चौधरी असलम, सारे जो लोग थे, फयाज़ खान, ये सारे के सारे थे तो प्रोफेशनल ऑफिसर, लेकिन इन्होंने भी अपना क़िबला जो है वो MQM की जानिब कर लिया। तो जब ये दौर आया तब्दील होके, तो उस दौर में उस वक्त के गवर्नर, पहले तो आप ये समझें कि MQM ने इस लियारी गैंग से और शुएब खान गैंग से, भोला गैंग से, इब्राहिम भोला गैंग, और वो गैंग जो पुलिस वालों का और जेलर्स का था, पुलिस वालों का एक गैंग लाया था, जेलर्स का लाया था कि हर रोज़ आना जाना जेल में इनका, तो उनसे लाताल्लुक़ी ज़ाहिर किया MQM ने। और MQM के नामज़द गवर्नर थे इशरतुल आबाद, मुशर्रफ साहब का दौर था। इशरतुल आबाद ने बुलाया IG को, DIGs को, चीफ सेक्रेटरी को, और वो इंतज़ामिया जो मैटर करती है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस में, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, उनको तलब किया। गवर्नर हाउस पे मीटिंग हुई, हर एक ने कहा कि जनाब हम बेबस हैं, इन लोगों को, क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को, जिन्हें आप उस वक्त गैंग कहते थे, बाकायदा लियारी गैंग, अंडरवर्ल्ड, इस अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट है मखसूस लोगों की, अफसरान की, और हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने मिसालें दे दी, हमने फ़लाँ को पकड़ा फ़ोन आ गया, हमने फ़लाँ को पकड़ा फ़ोन आ गया। तो उसने कहा जी क्या करें? उसने कहा जनाब इसका पहले तदारुक कर लें कि ये सिफारशी कल्चर ख़त्म करें। तो ये बड़ी बावसूख इत्तला है मोतबर। इशरतुल अब्बाद जो हैं वो इस्लामाबाद गए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से बात की, और बात करके उन्होंने ये कहा जी कि आप सदर साहब क्या चाहते हैं? तो आर्मी चीफ ही थे, प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कहा जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा जनाब मेरी ख्वाहिश ये है कराची दोबारा, कराची का अमन बहाल हो और कराची में वो जो रोशनी थी अमन की वो दोबारा जगमगाएँ। तो उसने कहा बड़ा आसान काम है, मौका मिल गया, वो चाहते ये थे।
उन्होंने कहा जी वहाँ ये तासुर ख़त्म किया जाए कि जराइम पेशा अफराद के हाथ बड़े लंबे हैं, उनकी रसाई जिन लोगों तक है उन्हें हमने कानून की अमलदारी पे मामूर किया हुआ है। कानून की अमलदारी जो है तब होगी जब आप ये तासुर ख़त्म करेंगे। उस वक्त जनरल एहसानुल हक DGISI थे। जनरल एहसान को उन्होंने भेजा कराची में, और ये मेरा आई विटनेस अकाउंट है। दो ऑपरेशन बड़े जो आर्मी ने किए, एक जनरल नसीरुल्लाह बाबर के दौर में, हम बता दिया पिछले प्रोग्राम में, और अब दूसरा जनरल एहसान का। जनरल एहसान का वो भी जर्नलिस्टों ने आंखों से देखा। जनरल एहसान के ऑपरेशन को हमने देखा कि उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड बिल्कुल बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की, और वो लोग जो बाकायदा भत्ताखोर थे, टारगेट करके कार्रवाइयाँ करते थे, मावरा अदालत कत्ल की, उन पुलिस वालों को, उन गैंगस्टर्स को, सबको एक मैसेज चला गया कि नो मोर क्राइम, अब नहीं होगा, और न कराची अमन का गहवारा बनेगा। उस वक्त ऑपरेशन कराया, और MQM ने जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा था वो वाजे कर दिया कि हम लोग शामिल नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ बाद में मुर्तज़ा भुट्टो की तंजीम से, अल-जुल्फ़कार से साबित हुआ, MQM के अस्करी विंग से साबित हुआ, या पख्तून के अस्करी विंग, उन लोगों का वो हशर हुआ कि कराची में आज आपको अमन दिखाई दे रहा है। इसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आता है? देखिए लाइफ जो इसकी है ना वो कई मराहिल से गुजरी है। ज़वाल कब आता है? ज़वाल तो ये इसने ना आखिरी 5-7 साल जो है ना 2000 से लेकर 2005 तक। अच्छा, 2001 में जो इस पर एक केस पड़ता है, इब्राहिम भोला से ये मुलाकात के लिए उसे बुलाता है, और इब्राहिम भोला फिर गायब हो जाता है। इब्राहिम भोला अचानक गायब होता है। इब्राहिम भोले के लवाहिकीन और पुलिस वाले वो बेक ज़बान ये कहते हैं कि इसको शुएब खान ने अगवा करके कत्ल करवा दिया। उसके बाद दाऊद इब्राहिम भी दुबई से इस पर से हाथ उठा लेता है। वो कहता है कि इसने भोला को मारा, इससे पहले मेरे एक और दुगोगा को मारा, और बहुत से लोग ऐसे कत्ल किए जो उसके करीब समझे जाते थे दाऊद इब्राहिम के। दाऊद इब्राहिम कहता है कि ये एक तरफ मुझे अपनी जो है ना दोस्ती का ये दावा करता है कि मेरा दोस्त है ये, दूसरी तरफ मेरे दोस्तों को ख़त्म किया जा रहा है, मेरे बाएतमाद साथी मार रहा है, कत्ल कर रहा है, तो वो वहाँ से हाथ उठाता है। इधर से ये लोग कहते हैं कि जनाब सारे के सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो इसकी है, और इसी ने गायब कराया, इसने अगवा कराया भोला को। उसकी लाश नहीं मिलती, उसका अता पता नहीं मिलता। बहुत अरसे तक तगोदो के बाद पुलिस इस अंजाम को पहुंचती, इस नतीजे पहुंचती है कि जी इसको कत्ल कर दिया गया। ये जितने लोगों को बुलाता था वो एतमाद के ज़रिए बुलाता था, बाद में उनका काम तमाम करता था। जब भोला के कत्ल का इल्ज़ाम इस पे लगता है तो ये उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ है। ये खुद को पुलिस के हवाले भी करते थे। ये पुलिस के हवाले इसलिए करता है, पुलिस इससे अपने ताल्लुक़ का सिला देती है, ये हवाले नहीं करता। ये चाहता ये है कि मुझे हिफाजती तहवील में ले लिया जाए कि भोला का गैंग अब मेरी जान के दर पे है, कत्ल ना कर दे मुझे। ये असल में अपने आप को महफूज बनाने के लिए ये पुलिस के हवाले अपने आप को करता है। पुलिस इस तहवील में लेती है, वो हिफाजती तहवील होती है, इसको पकड़ के जेल भेज देती है। फिर ये 21 फरवरी 2001 में अदालत जाता है जब इस पर हमला होता है। 2001 में ये रेंजर्स की हिफाजत वहाँ पेश हुआ, जो आपने क्वेश्चन किया। रेंजर्स इसके इर्द गिर्द थे, गाड़ियों में इसके था, लेकिन वो ज़ाती हैसियत से गए थे, ऑफिशियल ड्यूटी पे। ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी। देखें इसका ताल्लुक़ था गहरा, जिस लेवल पे था उसी लेवल पे काम होना था ना। उन्होंने रिस्क लिया अपनी नौकरियों का, और रिस्क लेके वो चले गए वहाँ इसकी हिफाजत पे, और वहाँ जब भोला गैंग ने वो फायरिंग की तो इन्होंने जवाबी फायरिंग की। बाद में उस फायरिंग में जो है ना बहुत नुकसान भी हो गया, और वो उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ। वो जो रेंजर्स थे, आज कोर्ट मार्शल की हमने फैज़ हमीद केस में कोर्ट मार्शल तस्करा किया ना, उस वक्त रेंजर्स का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल हुआ, और उसमें उन रेंजर्स को ड्यूटी से, मुलाजमत से बर्खास्त किया गया, उनकी सहूलियात वापस ली गई, उनको जो तनख्वाहें, जो वाजबात थे उससे रोका गया। उससे जो ये सारे का सारा मामला है ना, ये इस तर्ज का है जिसमें शुएब पठान की आप जो एक मजबूती थी ना, उसका अंदाज़ा लगा लें कितनी ग्रिप थी उस शख्स की कि उसने रेंजर्स और पुलिस को अपने ज़ाती गार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, और उन्होंने वो साबित भी किया कि वो उसके मुहाफ़िज़ हैं।
इस तरीके से इसके नशेबो फराज आते रहे। अगस्त में फिर अदालत में पेशी पे जब लेकर जाते हैं, फिर हमला होता है और उसमें पुलिस वाले मारे जाते हैं। 6 पुलिस वाले, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 एहलकार, 6 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये फिर बच जाता है, काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, बहुत ज़ख्मी होता है, टांगों में गोलियाँ लगती हैं, और उसी बेस पे इसकी ज़मानत भी हो जाती है। वो मेडिकल ग्राउंड्स पे अदालत ज़मानत लेती है भोला केस में। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इसने 4 कमांडो कोर्स किए थे। इस शख्स ने जो कमांडो कोर्स किए थे, उस कमांडो कोर्स में इसको ये ढब आता था कि हमले में अपने आप को महफूज कैसे करना है, सीट के नीचे छुपना है कि साइड में दीवार से पनाह लेनी है, दीवार के ओट में रहना है कि भागना कैसे। इसको ये ट्रेनिंग थी। इस तरबियत का इसने फ़ायदा उठाया और इस तरबियत की रोशनी में ये हर दफ़ा, अल्लाह ने उसको बखैर मौका दिया होगा, वो बचता रहा। और ऐसे ये तो 2 हमले वो हैं ना जिसमें सरकारी एहलकार थे इसलिए ये पब्लिक हो गए। ऐसे कई हमले हुए। अजीज़ाबाद में इस पर हमला हुआ, इसकी गाड़ी जो है वो जेल के बाहर ये निकला तो इस पर हमला हुआ। एक दफ़ा ये वहाँ एक गेट टुगेदर में गया पुलिस वालों की, उसके बाहर इस पर हमला हो गया। ये हमलों से बचता रहा। लेकिन ये क्यों बचता रहा? ये कमांडो एक्शन जानता था खुद। जब इस भोला के, इब्राहिम भोला, इसके कत्ल के पेशी पर आखिरी बार ये बाहर आया है, इस पे हमला हुआ है, पुलिस वाले मारे गए, बेचारे शहीद हो गए, ये बच निकला। इसके बाद इसने अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर लिया, ये इतना ओपन नहीं रहा। उसके बाद भोला के साथी इसके जान के दरपे थे, लेकिन इसने अपने आप आफियत इसमें जानी कि अपने आप को पुलिस के हवाले करे। वो हिफाजती तहवील में लेकर उसको जेल भेजे। जेल के बाद मैंने पुलिस की हद तक आपको कार्रवाई सुनाई है। 4 बार बरजमानत रिहा हुआ ये, 4 बार। इसके अदालत में भी मरासिम थे। जो छोटे अदालती एहलकार हैं वो तो इसके पेड थे, वो इसको इस हद तक सपोर्ट देते थे कि इसकी पेशी पे नहीं गया ये और इसकी हाजिरी लग गई। कई बार ये सामने आई बातें पुलिस वालों ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, कि ये बचता रहा। एक बार तो ये हुआ कि इसको आवाज़ पड़ी, इसकी जगह पे एक जाली एहलकार, एक शख्स सादा कपड़ों में पुलिस का एहलकार, वो पेश हो गया, उसने शुएब खान की ज़मानत का मचलका दायर कर दिया। तो ये इस तरह के मामलात करता था। लेकिन जब ये जेल गया है ना आखिरी बार, लास्ट बार, और वहाँ से रिहा होकर वापस आता है, तो इसके वो पुलिस वालों ने भी जश्न मनाया इसका। जब आप देखें ना लाहौर की किसी, आप डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, कैंप जेल, उसके बाहर शाम को रिहा होती है 5 बजे के बाद मगरिब तक। उस रिहाई के दौरान गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं कि एक मुकदमे से बंदा रिहा होकर आता है, उसको अंदर उठाते हैं गाड़ी में, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसका अदरवाइज था केस। शुएब खान की गिरफ्तारी दोबारा करने के लिए गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती थी, इसका जश्न मनाने के लिए, इसकी रिहाई का इस्तकबाल करने के लिए गाड़ियाँ बाहर खड़ी थीं और इसको बाकायदा ढोल ढमक्कों के साथ इस्तकबाली एक बहुत बड़ा काफ़िला वो इसे वापस लेके आते हैं इसके घर तक, उस बाग तक, जो बाग इसका रिहायशी इलाका था, वहाँ तक इसको लाते हैं, इसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। अदलिया में भी रसाई, पुलिस के अफसरों तक रसाई, महफिलें जमाना लोगों को। तो अच्छा, एक बात बड़ी अहम है, 4-5 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए, कॉलम की शक्ल में, आर्टिकल की शक्ल में लिखा गया कि ये इतना अमीर शख्स था कि जिस जगह जाता वहाँ ये अपनी धाक बिठाता था और जो जगह किराए पे लेता था बाद में उसको ख़रीद लेता था। यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा बदनुमा कह लें या खुशनुमा कह लें एक बाब मौजूद है जिसमें एक रम्मी क्लब, आप समझ लें कि जैसे बाहर दुबई में उसमें कसिनो होते हैं, कसिनो की तर्ज का क्लब, ये अखबार उम्मत बड़ा कौमी रोज़नामा है, उसकी इमारत में, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कंटोनमेंट की एक बस्ती है, वो कंटोनमेंट के फ्रंट पे उसमें वहाँ एक 1948 से में एक रम्मी क्लब था, क़याम पाकिस्तान से पहले की उसकी परमिशन थी, 1948 तक वो कायम रहा। 48 में जब यहाँ से लोग चले गए और इंडिया से माइग्रेट होकर मुतहदा बर-ए-सग़ीर में से लोग कराची आए, कराची हब था उस वक्त, दारुल खिलाफा था, दारुल हुकूमत था, तो उस वक्त का बंद क्लब जो कोई 50 साल बाद किसी के नाम पे मुंतकिल हुआ था, वो क्लब इसने अपने नाम पे करा लिया, ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ 4.5 साल तक कुमारबाजी का अड्डा उन आला अफसरान की नाक के नीचे चलता रहा। जब वो चला
तो अजीब सी बात, इसने अपने दोस्तों में ये कहा उनकी महफिल में कि आप देखें कि शहर के गरीब तरीन कमज़ोर तरीन इलाके में कोई शख्स कुमारबाजी का, जुए का अड्डा बग़ैर पुलिस को रिश्वत दिए नहीं चला सकता, लेकिन मैं उस जगह चलाता हूँ जहाँ कानून के रखवाले मौजूद हैं, उनकी पुश्त पे, मेन रोड पे मैं ये अड्डा चला रहा हूँ और एक पाई मैं किसी को नहीं देता। आप इससे असर व रसूख का अंदाज़ा लगा लें। ये असर व रसूख था, आखिरी हद तक रहा, आखिरी 4 साल जो इसके हैं। इसने कराची में बाकायदा कराची किंग के तौर पे अपने आप को मनवाया, अपना लोहा सिक्का मनवाया, और मनवाने के बाद जिन पुलिस वालों ने इसके साथ ज्यादती की थी उनको भी इबरत का निशान बनाया। उज़ैर बलोच, हाँ जी, ज़ीशान काज़मी का, जो ज़ीशान काज़मी पुलिस, कराची पुलिस का वो करैक्टर है जो बहुत सारे अहम वाक़यात से मुंसलिक है। उसका ये कत्ल करवाता है, उसका कत्ल करवाता है इस बहीमाना अंदाज में, उस वक्त करवाता है जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत होता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सी कार्रवाइयाँ तो पुलिस ऐसे डाल देती है ना, 2, 4, 5 वाक़यात हुए, 10-15 उन्होंने थोप दिए, लेकिन जो वाक़यात मुख्तलिफ़ तंजीमों के अस्करी विंग्स में होते रहे उनका इकरार जुर्म भी इसने किया। 3 तफ्तीशें फयाज़ खान, राव अनवार, चौधरी असलम की, उन सब में ये लिखा है कि इसने इकरार जुर्म कर लिया। जितनी तफ्तीशें फयाज़ खान ने की, जितनी तफ्तीशें राव अनवार ने की, उन सब की सफ़ाए मिसल पर यह बात तहरीर है, दर्ज है कि इन वाक़यात के पीछे बड़े भयानक वाक़यात हैं। रूह कांप उठती है शुएब खान के कारनामे सुन के। शुएब खान की गिरफ्तारी के आप आई विटनेस भी हैं। लाहौर में कैसे गिरफ्तार किया जाता है शुएब खान को? मैंने आपको बताया कि वो महदूद हो गया था। उसने अपनी सरगर्मियाँ जो है ना इस हद तक बाउंड कर दी थी कि वो किसी महफिल में नहीं जाता था। आखिरी वक्त में उसने अपने सारे टेलीफोन बंद कर दिए। वो कहते 20 से 25 मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ टेलीफोन इस्तेमाल करता था। उसने सारे जो है ना बंद करके अपने आप को शिफ्ट कर लिया कराची से लाहौर। वो लाहौर में किधर? लाहौर में वो कंटोनमेंट में रहा। कंटोनमेंट के एरिया में सरकारी अफसर का बंगला है, वहाँ उसने 8-10 रोज़ गुजारे। लाहौर में किसी को नहीं पता था कि ये शुएब खान डॉन है कराची का, किंग है कराची का। इसकी रसाई मुंबई और दुबई तक है। ये दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 है। किसी को कुछ नहीं पता था ये क्या हो गया, जानते कौन, ना कोई शक्ल थी ना तस्वीर। अच्छा, तस्वीर में बहुत मुताता था, तस्वीर नहीं बनवाता था। ये फंक्शन में जाता था, बहुत महदूद अपनी महफिलें करता था, वहाँ तस्वीर नहीं बनती थी इसकी। इसने लाहौर में जब कैंट एरिया में, लाहौर कैंट एरिया जो है फोर्ट स्टेडियम के क्रॉस, वहाँ अपना क़याम किया। उस क़याम के दौरान ये एक दिन आता है पर्ल कॉन्टिनेंटल के उस स्विमिंग पूल में, जहाँ स्विमिंग पूल में बड़े अहम लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं, बात ले रहे होते हैं। वहाँ ये एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, ये 1 हफ़्ते तक वहाँ आता है। किसके साथ? उस ऑफिसर के साथ जो कंटोनमेंट में इसका मेज़बान था, उसके साथ ये लाहौर आता है। एक दिन बरसबीले तस्करा कोई ऐसा शख्स जो ऊपर रूम में रह रहा था 6th फ्लोर पे, कुछ 600 कुछ नंबर कमरा था, उस 6th फ्लोर के एक शख्स ने देखा इसे नहाते हुए स्विमिंग पूल में। उसने कहा ये तो शुएब डॉन है। कहा शुएब डॉन? लोगों ने कहा कौन शुएब डॉन, यहाँ आते रहते कई डॉन। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारे कराची का है, ये डॉन है, फलान है, मैंने तो उसको फलान जगह देखा था। वो अपने साथी जो उसके साथ ठहरे हुए थे, कुछ लोग आए होंगे मेहमान, वो ताजिर थे गालिबन, वो तस्करा करते हैं। ये तस्करा कराची तक पहुँच जाता है। जब कराची तक पहुँचता है तो लोग सीरियस नहीं लेते इसको। अचानक इसको ये इत्तला आती है, यहीं लाहौर में, इसने लाहौर में आकर रह रहा था, इसको लाहौर में इत्तला आती है कि कोई इसका मैनेजर है जो क्लिफ्टन का इसका जुए का अड्डा था, उसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है कराची में। तो वो इससे रब्ता करने की कोशिश करता रहता है, रब्ता नहीं होता। तो ये कहता है जी कि मैं तुम्हें बताऊंगा, जवाब दूंगा, मैसेज मिलता है इसको किसी के थ्रू। अच्छा, ये ऑपरेट करता था 2 अफराद के थ्रू जो लाहौर में थे, कराची से रब्ते में थे। उनको मैसेज मिलता है, वो क्लिफ्टन का मैनेजर ये कह रहा है अड्डे का, वो कहता है ओके मैं बात कर लूँगा। बस इसकी बदकिस्मती का वो आखिरी दिन था। ये फ़ोन करता है अपने मैनेजर को, 2.5 से 3 मिनट की कॉल होती है। उसे ये कहता है कि मैं
क्या मसला है? उसने कहा ये है। उसने कहा फलां के चले जाओ, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ। ये 2.5-3 मिनट की कॉल में ये फ़ोन बंद करता है, ये कॉल ट्रेस होती है। लाहौर के शख्स की वो इत्तला जो कराची पहुँचती ताजर के ज़रिए, उसे और इसे कोलैबोरेट कर लें तो आपको पता लगेगा कि शुएब खान पकड़ा कैसे जाता है। इस इत्तलात को कन्फर्म करके रॉ-अनवार चौधरी असलम, ये ऑपरेशन चूँकि पहले ही गवर्नर इशरतुल अबाद, गवर्नर सिंध जो हैं, वो प्लान करा चुके थे, कराची में जारी था। उस दौरान ये लाहौर रूपोश होता है, तो वो इसे छलावा समझ के भूल जाते हैं। अचानक ये उबाल आता है बासी कड़ी में, 2005 में ये उबाल आता है और वो कहते हैं कि यार ये तो लाहौर में रूपोश है। और इस शख्स की बात उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त लगती है, जिसने ये कहा था कि पल कॉन्टिनेंटल के इस स्विमिंग पूल में इसे देखा। अब ये बात जो है ना, ये आई विटनेस अकाउंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इत्तला 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में नहाने की और लाहौर में क़याम की कंटोनमेंट के एक अफसर के घर में, सर्विंग अफसर था, अब वो रिटायर हुआ है, वो सर्विंग अफसर के घर में रिहाइश पजीर, क़याम पजीर होने की इत्तला जो है वो वहाँ पहुँचती है। तो वो पुलिस यहाँ आती है, लेकिन यहाँ आके शुएब खान की हिरासत में लिए जाने की कहानी और उसको कराची तक पहुँचाने की दास्तान जो है वो इतनी मुश्किल और कठिन है कि आम शख्स ना यकीन करेगा इस पे और ना ही यकीन किया जा सकता है। जो कंटोनमेंट का हेड है उसके परमिशन से आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। कराची पुलिस इसके ताक़ुब में रहती है। जब ये होटल के स्विमिंग पूल में आता है, वहाँ ये नहा धो के बाहर निकलता है, ये आई विटनेस अकाउंट है, बाहर निकलता है। ये अब पार्किंग बहुत वसी और रीज़ बन गई है, उस वक्त ये पार्किंग होटल की इतनी बड़ी नहीं थी। वहाँ से इसकी गाड़ी को घेर के बाहर तक लाते हैं और वहाँ से इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये गिरफ़्तारी तक का मरहला सिर्फ तगोदो की हद तक, जिद्दोजहद की हद तक था। कराची ले जाने की कहानी ऐसी है कि कराची ले जाने के लिए कराची पुलिस ये इत्तला करती है तो वहाँ वो खुशी के से ना फूले नहीं समाते। लेकिन लेकर कैसे जाते हैं इसे? बहुत मुश्किल था, नहायत मुश्किल, नामुमकिन हद तक मुश्किल था। और ये उसको कराची ले जाने का प्लानिंग करते हैं। कराची वाले जो है ना, इसको पंजाब पुलिस को इत्तला देते हैं और उससे कहते हैं कि ये बंदा हमारा कराची पहुंचाओ। अब ये बिल्कुल ऐनी शाहिद अकाउंट है लोगों का। वो ये कहते हैं कराची में गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, जब ये इत्तला पहुंची कि गिरफ़्तार हो चुका है, हमारे पुलिस के पास आ गया है, कराची पुलिस के पास, तो रात को सोते नहीं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं तीनों बड़े अफसर, गवर्नर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी। वो ये मॉनिटर करते हैं कि ये ना हो कि ये निकल जाए, इसे लेके आओ। अपना क्रेडिट भी बहुत बड़ा पुलिस का, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है चौधरी असलम का। चौधरी असलम साहब जो है ना, वो जब वहाँ इत्तला करते हैं तो उनके सामने 3 ऑप्शंस थे। ये डिस्कस भी हुआ गवर्नर साहब से और आईजी साहब से। उन्होंने फ़ोन पे कहा जी ये मामला हमारी, उन्होंने कहा तरीके से बात करें और कोर्ट वर्ड्स में करें। उन्होंने कहा 3 तरीके हैं। नंबर 1, इसको जहाज़ के ज़रिए लाया जाए, फ़ौरी तौर पे कराची पहुंचाएं और फ़्लाइट जो भी आ रही है वो हम कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट से वो अरेंज करती है। वो कहते हैं कि अगर ये इस तरह जाएगा तो इसका कार्ड इसके नाम से बनेगा टिकट, और ये बात जो है ना किसी तरह अफशा हो सकती है, लीक हो सकती है। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा ट्रेन पे लेके जाएं। उनका ट्रेन तो 70 स्टॉप करती रास्ते में, चले टिकट किसी ऐसे फरार ना हो जाए। फिर फरार होने का अंदेशा था, कोई आ ना जाए इसको छुड़ाने के लिए, हमला ना कर दे, इसको मारना दे, इसके मुखालफिन इसके साथी से छुड़ाना ले जाएं। दूसरी बात, फिर वो कहते हैं कि इसको बाई रोड ले जाया जाए, बाई रोड कराची पहुँचाएं। तीसरा ऑप्शन था कि बाई रोड इसको लेके जाएं और वहाँ जाकर हवाले किया जाए। पंजाब पुलिस इसको मसाइल का सामना करना पड़ता है कि इसे कराची कैसे भेजा जाए, ये गिरफ्तारी कहाँ से शुरू होगी कानूनी तौर पे, इसका रिमांड कौन देगा। अगर मुंतकली रिमांड यहाँ से देते हैं तो बैनो सूबाई रिमांड होगा, एक सूबे से दूसरे सूबे के अदालत में जाएगा। तो ये हिफाजती तहवील है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूज़ है, जो कुछ भी था, ये खासा मुश्किल मरहला था। ये सोच विचार के बाद 2 दिन इसमें लगते हैं। दूसरे दिन रात को ये जाते हैं, रात के तारीकी में सफ़र करते हैं। खौफ और मुखबरी हो जाने का अंदेशा इतना इस कदर था कि इन्होंने कोशिश की कि इसको जो है ना वो बाई रोड ले जाके रात की तारीकी में वहाँ पहुँचा दें। अब और ये जो एसएसपी साहब थे, ये 2 एहलकार, एक मुलज़िम और एक ड्राइवर, एक बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, उसको 160 से 70 स्पीड पे चलाया जाता है।
इतनी बर्क रफ्तारी से वो कराची पहुंचते हैं। कराची पहुंचते इसको कराची की जेल में डाल देते हैं। इसको कराची की जेल में डालते हैं। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि जो बाकी मुलज़मों के साथ होता रहा, पुलिस जो है इसके साथ भी, शुएब के साथ भी वही सलूक करेगी और इसको एक जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। और कहा, ये वही कहानी जो घड़ी जाती है कि इसके साथी आए थे उसको छुड़ाने के लिए, उनकी गोली से हलाक हो गया। लेकिन इसके ताल्लुकात मरासिम ऐसे थे और इसके हाथ इतने लंबे थे कि इसे कराची बहिफाजत पहुंचाया गया। न सिर्फ पहुंचाया गया बल्कि जिस जेल में रखा गया वहाँ इसके ख़ातर मदारत भी अच्छी होती रही। मतलब ख़ातर मदारत से मुराद ये नहीं कि इसको मारपीट करते रहे, उससे मतलब ये ख्याल रखा गया इसका प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो वहाँ रहा। और वहाँ रहने के बाद इसका अंजाम उसी अंदाज़ का भयानक हुआ जिस तरह ये दूसरे इसके साथी जो लियारी गैंग के थे, जो कराची अंडरवर्ल्ड के थे, जो कराची गैंग वॉर के थे, जो उनका हशर हुआ वो इसका हशर हुआ। कहते हैं 27 जनवरी को सेल के अंदर भी मार पाया गया। देखिए, कराची में मावरा अदालत कत्ल होते थे। ज़ीशान काज़मी की लाश कहाँ पड़ी मिली? कचरा कुंडी में। कई आज तक नहीं, कई लोगों की मिली। जो बोरीबंद लाशें मिलती थी वो पुलिस वालों की भी होती थी, मुलज़िमों की भी होती थी, शरीफ लोगों की भी होती थी। हर तरह का बंदा मरा है ना वो 90s की दहाई में। ये 2005 में जब मारा जाता है ना, ये एक इनडायरेक्ट नेचुरल डेथ थी? नहीं, इसके घर वालों ने कहा इसे कत्ल किया गया है। वो कैसे? बताता हूँ आपको। ये एक इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबला था, बिलवास्ता मुबैना जाली मुकाबला। कहते हैं रास्ते में से हार्ट अटैक हुआ। ये सब कहानी है। MQM के एक मुनहरिफ रहनुमा थे आफाक अहमद, जिन्होंने अपनी तंजीम अलहदा बनाई। ये कहते हैं कि एक मंसूबा था एक तंजीम का, एक ग्रोह का, कि आफाक अहमद और शुएब खान और 5-7 दीगर अफराद, उनको हलाक किया जाए, कत्ल किया जाए जेल के अंदर। ये जेल के अंदर मरवाने का मंसूबा जो है ये था कि जेल के एहलकारों को मिला के इनको जहर दिलवाया जाए खाने में। और बड़ा आसान है, कैदी हवालाती भूखे होते थे बेचारे, परेशान हाल होते थे, तो जब खाना आता था फ़ौरन जो है ना वो खाना शुरू कर देते थे देखे भाले बगैर। अब वो कौन सा वहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट था या कोई केमिकल एक्सपर्ट था जिससे कराया। इसने इसको खाने में जहर दिया गया। कुछ इसके साथी, कुछ इसके कैदी हवालाती दोस्त जो थे, कुछ इसके अहल खाना अजीज़ व क़ारिब, उन्होंने कहा जी कि इसको जहर दिया गया। और ये एक दिन पहले एक शख्स ने कहा, मैं आई विटनेस अकाउंट है, कि ये इसको रूटीन की जो पेशी होती है ना अदालत की, रूटीन की पेशी में लाए तो ही वॉज ऑल राइट, चौको चौबंद था, चौकस था, सेहतमंद था, तवाना था। और ये अचानक बीमार हुआ। जेल के हुकाम ये कहते हैं कि ये 2-3 रोज़ से जेल के अस्पताल में दाखिल था। इस बात की तस्दीक नहीं हुई, बिल्कुल झूठ है, और जेल के अस्पताल में नहीं रहा एक लम्हे के लिए भी। इसको वहाँ खाना दिया गया। जब इसकी हालत गैर हो गई और ये आलमोस्ट दम तोड़ गया या नीम मुर्दा हो गया, तो इसे जिना अस्पताल ले जाने की एक ऐसे नुमाइशी कोशिश थी, एक नुमाइशी कोशिश की गई ड्रामाई अंदाज में, और कहा गया कि डॉक्टर ने लिखा रिसीव डेड के रास्ते में। जब ये जेल में मर चुका था, उसने 40 साल की उम्र में जो कुछ देख लिया था उसे इतनी आसानी से कत्ल नहीं किया जा सका। ये 4 बार साबित हुआ। उसकी फैमिली के बकौल उसे जहर दे के मारा गया। ये इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबला था। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? पोस्टमार्टम किया गया। 2 मजिस्ट्रेटों ने जो जेल से कंसर्न थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जो जुडिशल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, हम इसके किसी तरह पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई, इसके लवाहिकीन, इसके बड़े भाई साहब जो बाहर थे मुल्क से, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। उन्होंने कहा जी ये इलाका मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा। जो सेक्शन 30 का इलाका मजिस्ट्रेट था उसके पास ले जाए गए। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाए। वो इस चक्कर में चलता रहा। पोस्टमार्टम के 2 हिस्से हैं। कानूनी तकाजे क्या हैं? एक एंटीमार्टम, वो हालात, वो ज़रबात जो मरने से पहले, सांस निकलने से पहले रूह परवाज़ करती है ना, उससे पहले एंटीमार्टम है। उसके बाद के मामलात क्या हैं? वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का एक हिस्सा है केमिकल एग्जामिनर।
वो जो मैदे के अज्जा हैं उनके तजिए के बाद ये बताता है कि ये जहर खुरानी है कि नहीं है, ये नौबत आई ही नहीं और पता ना चल सका। ये वही है जो पाकिस्तान में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात जो हैं उनको छुपाने के लिए मौत की वजह, मौत के असबाब, ये जो है इसको खुफिया मख्फी रखने की गर्ज से जो ताना बाना बुना जाता है, ये उसी ताने बाने का हिस्सा था। शुएब खान की मौत का को सबब जो है ना, वजह मौत, वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन घर वाले अब भी मुसिर हैं। वैसे तो उनके भाइयों से लोगों ने रब्ता किया था उस वक्त, रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्टों ने, तो उन्होंने कहा था जी हम तो एक अजीब अजाब से गुजरे, मुसीबत से गुजरे, ज़िंदगी में हमारे साथ प्रॉब्लम रहा और मौत इतनी भयानक हमारे भाई की हम तो अपना जवान भाई जो है वो गवा के बैठे हैं, आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन शवाहिद ये कहते हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स जो जेल हुकाम की हद तक हैं उनमें ये बताया गया है कि इसकी मौत जहर खुरानी से हुई, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया, और इस मंसूबे के तहत जिन बाकी लोगों को दिया जाना था जहर, उनमें MQM के मुनहरिफ रहनुमा आफाक अहमद भी शामिल थे और आफाक अहमद के साथ दीगर अफराद भी थे। वो सारे के सारे बच गए, शुएब खान मारा गया। शुएब खान का अंजाम भी उसके गैंग वॉर के जो साथी थे उन जैसा ही हुआ। और बाज़ औक़ात बाज़ हालात में ये भी कहा जाता है कि ये जो इस किस्म के जराइम पेशा लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी का दौरानिया नहायत मुख्तसर होता है। 90 से 2005 15 साल पे मुहित ये जराइम पेशा ज़िंदगी जो है ना, इसका ख़ात्मा कराची की जेल में उस वक्त हुआ जब उसको किसी न किसी तरीके पे ठिकाने लगा दिया गया। जिस तरह इसकी ज़िंदगी पुरस्कार है, इस तरह इसकी मौत भी पुरस्कार है।